Guys, this is your mentor, and here is the topic of amortization from time value of money. This is our last topic from the chapter time value of money. Let's see what is amortization. Amortization refers to the process of spreading out a loan or an intangible assets cost over a specific period. That means कि amortization एक ऐसा schedule है जिसमें हम अपनी इंस्टॉलमेंट्स का एक स्पेसिफिक स्केड्यूल बनाते हैं जब हम लोन लेते हैं। वो इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में लोन पे ऑफ होता है, या लोन के अलावा अगर हम कोई इंटेंजिबल एसेट की हमें कॉस्ट आती है तो हम उसके लिए भी अमोर्टाइजेशन का स्केड्यूल बना सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ द लोन और द एसेट सिस्टमैटिकली ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जितनी इसकी यूजफुल लाइफ है उसके अकॉर्डिंग जो है कॉस्ट ऑफ द एसेट और द लोन जो है वो अकॉर्डिंगली स्केड्यूल कर लिया जाता है इक्वल पेमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इक्वल पेमेंट हर साल रिटर्न कर दी जाती है जितना लोन लिया हुआ होता है। Amortization is commonly used in contexts such as loans, mortgages, and intangible assets like patents or copyrights. There are some key points of amortization. हम उसको देख लेते हैं पहले कि इनके की पॉइंट्स क्या हैं। amortization का स्केड्यूल बनाने से पहले लोन रीपेमेंट करनी होती है, यानी कि आपने जितना लोन लिया है उतना लोन जो है एक स्पेसिफिक इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में वापस करना है। सेकंड, इंस्टॉलमेंट्स फिक्स्ड होती हैं amortization के स्केड्यूल में। थर्ड, amortization का एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने आज 10,000 लिए हैं और हमने कहा है कि हम अगले 5 ईयर्स में उसको रिटर्न कर देंगे, तो 5 ईयर्स में रिटर्न करने का मतलब ये है कि हम 10,000 को 5 ईयर्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। वो हम आगे भी पूरा डिटेल में जो चार्ट है अमोर्टाइजेशन का वो बनाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि की पॉइंट्स क्या हैं। द फोर्थ की पॉइंट इज इंटेंजिबल एसेट। बियॉन्ड लोन्स के अलावा अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स पे भी अप्लाई होता है। अभी मैंने आपको बताई थी पहले भी बात कि एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट अगर आप परचेज करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो भी अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल के फॉर्म में हम ला सकते हैं। अब इंटेंजिबल एसेट आपको पता है क्या होते हैं, जैसे पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं। इनकी जो कॉस्ट होती है उसको हम अमोर्टाइज कर लेते हैं। टैक्स डिडक्शंस इसका फिफ्थ की पॉइंट है। कुछ कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है सच एज विद मॉर्गेजेस द इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ अमोर्टाइजेशन पेमेंट में बी टैक्स डिडक्टिबल। टैक्स उसके ऊपर नहीं लगाया जाता। अमोर्टाइजेशन जब स्केड्यूल हम अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल की फॉर्म में हम लोन रीपे करते हैं या इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट रीपे करते हैं तो उस पे हमारा टैक्स डिडक्टिबल हो जाता है। ये हमारा फाइनेंशियल बेनिफिट भी होता है। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड के साथ साथ इंटरेस्ट कम अप्लाई होता है प्रिंसिपल अमाउंट पे जो लोन की सूरत में हमने ली होती है, और जब इंटरेस्ट कम होता है तो ऑटोमेटिकली टैक्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। ये हमें फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाता है अमोर्टाइजेशन की सूरत में। यहाँ हम देख लेते हैं एक एग्जांपल अमोर्टाइजेशन की। कंस्ट्रक्ट एन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल फॉर $1,000 10% एनुअल रेट लोन विथ 3 इक्वल पेमेंट्स। यानी कि 1000 लोन है, 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट है, और कितनी पेमेंट्स करनी है, कितनी पेमेंट्स में ये ₹1000 रिटर्न होंगे इक्वल पेमेंट्स में, 3 इक्वल पेमेंट्स में। ठीक है, इसी तरह न्यूमेरिकल्स भी दिए जाएंगे आपको। ये एक सादी सी सिंपल सी एग्जांपल हम यहाँ अप्लाई करते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल्स फॉलो करने में आसानी हो। ये स्केड्यूल की एक फॉर्म है जिसको हम इस फॉर्म में स्केड्यूल लाते हैं। ठीक है, अमोर्टाइजेशन का। अब ये कैलकुलेशंस कैसे की गई हैं ये हम देख लेते हैं।
स्टेप 1 है कि हमने फाइंड करनी है रिक्वायर्ड पेमेंट। रिक्वायर्ड पेमेंट क्या है, वो जो बात की गई है इसमें कि 3 इक्वल पेमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली 3 इक्वल पेमेंट्स, ये है रिक्वायर्ड पेमेंट्स। वो कितनी पेमेंट्स होंगी 1000 की, जो इक्वली 3 इयर्स में डिवाइड होंगी, वो ये है इंस्टॉलमेंट पेमेंट। ठीक है, 402। ये कैसे कैलकुलेट होगा हम ये भी चेक करते हैं। फिर इंटरेस्ट पेमेंट कैसे होगा ये भी हम अभी आपको मैं पूरा डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, फिर प्रिंसिपल अमाउंट कितनी रह जाती है, और फिर एंड पे आहिस्ता आहिस्ता प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जो लोन की पेमेंट है, वो जीरो हो जाती है, यानी सारा पे ऑफ हो जाता है लोन। यहाँ है जी n इज द नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें लोन रिटर्न होना है, 10 इज द इंटरेस्ट पेमेंट पर ईयर, और 1000 जो है वो अमाउंट है जो हमने रिटर्न करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट। रिक्वायर्ड पेमेंट हमारी कितनी निकल रही है, 402। इसको हम देखते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द पीएमटी रिक्वायर्ड पेमेंट। ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू पीएमटी इंटू पीवीआईएफए। पीवीआईएफए आपको क्या पता है, अभी प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने डिटेल में इस पे बात की है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, जब मैंने एन्युटी के बारे में बताया था। ठीक है, अब पीवीआईएफए के फॉर्मूला को अगर हम ओपन करें तो वो क्या होता है, 1 माइनस इंटू 1/1 प्लस आर, आर इज द इंटरेस्ट रेट टू रेज पावर एन, एन इज द नंबर ऑफ पीरियड डिवाइडेड बाय आर इज द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, 1000 जो है प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है, इज इक्वल टू पीएमटी इज द वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है, रिक्वायर्ड पेमेंट जो हर साल हम रिटर्न करेंगे, तो हमारा 1000 जो है वो जीरो रह जाएगा पे ऑफ हो के। ठीक है, अब इसमें हमने सारी वैल्यूज पुट ऑफ कर ली, ये आपके सामने मैंने पूरा फॉर्मूले में वैल्यूज ऐड की हैं। इसका आंसर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा, ये आएगा 2.487 पीएमटी। हम इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, 1000 डिवाइड बाई 2.487 करेंगे तो 402.11 हमारी जो है पीएमटी आ जाएगी। ठीक है, रिक्वायर्ड पेमेंट जो हमने हर साल, ये जो रिक्वायर्ड पेमेंट होती है ये हर साल सेम रहेगी। ये आगे हम डिटेल में इसका स्केड्यूल अभी देख लेंगे। सेकंड चीज जो हमने फाइंड करनी होती है वो है फाइंड इंटरेस्ट चार्ज फॉर ईयर 1। ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना था, 10%। ईयर 1 में लोन की पेमेंट कितनी थी, 1000। तो 1000 इंटू इंटरेस्ट, बिगनिंग बैलेंस इंटू इंटरेस्ट, क्या आया अमाउंट, $100। थर्ड स्टेप हमारा है फाइंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन ईयर 1। अच्छा जी, प्रिंसिपल अमाउंट जो 1000 है, जब हम उसकी रिक्वायर्ड पेमेंट, जो फाइंड रिक्वायरमेंट, सॉरी, फाइंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन ईयर 1। ईयर 1 में हमने प्रिंसिपल अमाउंट कितनी पे ऑफ होगी वो देखनी है। अब प्रिंसिपल अमाउंट का कितना पोर्शन था रिक्वायर्ड पेमेंट जो हर साल हमारे पास से जाएगी, वो थी 402.11 जो हमने कैलकुलेट की। उसमें से अगर हम इंटरेस्ट माइनस कर दें तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी जाएगी, 302.11। इस तरह से ये कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझ आएगा पूरा स्केड्यूल जब बनेगा। फिर फोर्थ स्टेप इसके अंदर हम करते हैं कैलकुलेट के एंडिंग बैलेंस कितना है। 1000 जो इनिशियल लोन की पेमेंट है उसमें से अगर हम थर्ड स्टेप में जो हमने फाइंड की थी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी पे ऑफ होगी, 302.1 माइनस करें तो हमारा पीछे एंडिंग बैलेंस कितना रह जाएगा, यानी हमारा लोन रिमेनिंग जो हमने पे ऑफ करना है सेकेंड ईयर में, वो कितना रह जाएगा, $697.89। ठीक है, $697.89। इसी तरह 3 इयर्स के लिए भी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का हम
स्टेप रिपीट करेंगे, ये हमारे पास एक प्रॉपर स्केड्यूल बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं हमने क्या किया। फर्स्ट कॉलम हम बनाते हैं प्रिंसिपल बैलेंस का। ठीक है, प्रिंसिपल बैलेंस जो लोन था वो कितना था, 1000 था। इंस्टॉलमेंट पेमेंट मैंने आपको बताया था जो सेकंड कॉलम में है, ये सारी 402.11, ये कंसिस्टेंट रहेगी हर ईयर, ये इतनी ही इंस्टॉलमेंट पेमेंट बनेगी। ठीक है, ये हमने एक दफा कैलकुलेट कर ली, ये हम 3 इक्वल ईयर्स में हमने इसको यहाँ राइट डाउन कर लिया। थर्ड कॉलम हमारा है इंटरेस्ट पेमेंट। अब इंटरेस्ट कैसे निकला था हमारा, 1000 को हमने 10% से मल्टीप्लाई किया तो हमारा $100 आ गया। ठीक है, फर्स्ट में हमारा $100 आ गया। फिर हमारी प्रिंसिपल पेमेंट कितनी हुई, 402 में से अगर हम 100 इंटरेस्ट पेमेंट निकाल दें तो प्रिंसिपल पेमेंट तो हमारी 302 हुई। ठीक है, तो पीछे प्रिंसिपल कितना बचा, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी बची हमारी, 1000 माइनस 4, ये 2 - 3 है, यानी कि इस कॉलम में से इस कॉलम वाली वैल्यूज को हम माइनस करते जाएंगे तो हमारे फोर्थ कॉलम की वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, फिर हम फर्स्ट कॉलम जो बिगनिंग प्रिंसिपल बैलेंस था उसमें से हम माइनस करेंगे प्रिंसिपल पेमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल पेमेंट जब हमने पे ऑफ कर दी तो हमारे पास बाकी लोन सेकेंड ईयर में कितना बचा, $697.89, उसको हम सेकेंड ईयर का बिगनिंग बैलेंस बना देंगे। ठीक है, फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट जो है हमारी वही रहेगी। अब हम इंटरेस्ट किस चीज पे चार्ज करेंगे, जरा सोचें किस चीज पे चार्ज करेंगे। हम इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के बिगनिंग बैलेंस पे करेंगे, क्योंकि अब हमारा लोन 1000 नहीं रहा, अब हमारा लोन 697 हो गया है। ठीक है, 697 को जब हम 10% से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 69.79 इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, अब हम फिर दोबारा अपनी जो इंस्टॉलमेंट है हमारी मेन जो हमने निकाली थी पीएमटी की वैल्यू, उसमें से $69.79 माइनस करेंगे तो हमारी जो है प्रिंसिपल पेमेंट कितनी जाएगी, $332.33। अब हम किस में से माइनस करेंगे, 697 में से माइनस करेंगे $332.33 को, तो हमारा एंडिंग बैलेंस जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने भी पे ऑफ करनी है वो कितनी रह जाएगी, $365.56। ठीक है, ये साथ में मैंने मेंशन भी की है कॉलम नंबर कि किसको किस में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो सेकेंड ईयर का एंडिंग बैलेंस है वो हमारा थर्ड ईयर का बिगनिंग बैलेंस बन जाएगा। फिर उसमें से इस पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कि थर्ड ईयर पे कितना इंटरेस्ट लगा, जो अमाउंट बची थी। ठीक है, उस पर इंटरेस्ट लगा 36.56। इंटरेस्ट कैसे लगा, 365.56 को हम फिर 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे थर्ड कॉलम की वैल्यू आ जाएगी। और थर्ड कॉलम में हम सेकंड कॉलम में से थर्ड को माइनस करेंगे तो हमारा फोर्थ कॉलम की वैल्यू आ गई, प्रिंसिपल पेमेंट जो हमारी गई। और फिर इस तरह से हमारा एंडिंग बैलेंस जो है लोन का वो 0 रह गया। दिस इज द अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। ठीक है, आप फिर भी दोबारा ये वाले स्टेप्स जो हैं जो फर्स्ट ईयर के लिए मैंने कैलकुलेट करके रखे हैं आपके लिए, आप सेकंड और थर्ड पे अप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आपको जो है स्केड्यूल्स की दिखाई दे जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ मैंने आपके लिए एक पॉइंट मेंशन किया है कि की पॉइंट्स हम पढ़े थे अमोर्टाइजेशन के बारे में, वो ये था, उसमें ये था कि टैक्स डिडक्टिबल होता है इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट लो होता जाता है। तो इसके अंदर देखें हर दफा जब प्रिंसिपल अमाउंट कम हो रही है, पे ऑफ हो रहा है लोन, तो उस पर जब हम इंटरेस्ट अप्लाई करते हैं तो इंटरेस्ट पेमेंट डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो फिर इसलिए टैक्स डिडक्टिबल हो जाता है, और यही हमारा अमोर्टाइजेशन का बेनिफिट भी है और ये हमारा स्केड्यूल भी है। थैंक यू सो मच। हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर एंड हो गया यहाँ। इसके बाद जो है आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग या तो फिर मैं न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व करके दूंगी या फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।